हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन रिवोल्यूशनरी ज्ञान चैनल। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखे थे कि हम लोग लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करने वाले थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि अपना यूनिट नंबर 6 है। सीबीएसई एनसीईआरटी से चलेंगे। पहले थ्योरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक बार ये ख़त्म हो जाए थ्योरी पार्ट, देन उसका जो भी एमसीक्यूज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, वो सब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस थ्योरी के बारे में। स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? अपने लाइफ में जितना भी प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बीइंग को सरवाइव के लिए, देखो, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। जिंदा रहने के लिए एंड बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितना भी प्रोसेस अपने शरीर में हो रहा है वो सब आ जाएगा किसमें? लाइफ प्रोसेस में। जैसे कि देखो, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे तो पता ही है क्या होगा? बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, एनर्जी नहीं बन पाएगी, बॉडी मेंटेन नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर वही प्रॉब्लम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए, तो एक प्रकार से जितना भी सिस्टम है बॉडी का वो सब प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, राइट। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आता है ग्रोथ, दूसरा डाइजेशन, जो कि डिटेल में देखेंगे अभी। ये अपना जो टॉपिक है डाइजेशन, न्यूट्रिशन में आएगा इसमें, न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेटरी सिस्टम्स ब्लड वाला, देन एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेशन, देन आपका नेक्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। अगर आप में ग्रोथ हो रहा है, डाइजेशन सही है, रेस्पिरेशन सही से हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, हार्ट वगैरह सही से काम कर रहा है, तो आपका जो लाइफ का प्रोसेस है ना, जो मेंटेनेंस हो गया या फिर जो सर्वाइवल है, वो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सबसे बड़ी, सबसे पहले तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आपके हर एक प्रोसेस में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। जितना भी अलग अलग प्रकार का लाइफ प्रोसेस है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है अपने को, रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलेगी। ये सेलुलर लेवल पे बनेगा। आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन बेस्ड फूड सब्सटेंस। और ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेंड होगा? कार्बन बेस्ड फूड सब्सटेंस से ऑब्टेंड होता है थ्रू न्यूट्रिशन। जो अपन भोजन खाते हैं उसमें जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उससे ये वो जो है ना सेल के पास पहुंचेगा, फिर सेल में रेस्पिरेशन के थ्रू, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ना पूरा होगा बॉडी का। जितना भी फंक्शंस हो रहा है लाइफ सर्वाइव करने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस करने के लिए जो एनर्जी की चाहिए वो मिलेगा बॉडी को, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। पहला ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब जो अपना भोजन खुद से बनाए। इसमें एग्जांपल हो जाता है आपका ग्रीन प्लांट एंड कुछ बैक्टीरिया भी है, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना भोजन खुद बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अपना भोजन खुद बना लेता है। एंड दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? ये भाई सब दूसरे पे डिपेंड रहेगा, ये हमेशा ऑटोट्रॉप्स प्लांट पे निर्भर रहता है, प्लांट्स पे निर्भर रहता है। या बोल सकते हैं प्लांट एंड एनिमल्स पे भी, कोई कोई जैसे कि टाइगर हो गए वो सब एनिमल को भी आता है। तो बोल सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप जो है ना वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉप्स पे। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स के बारे में देखते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या करते? दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये अपना भोजन खुद बनाता है, ये अपना भोजन खुद बनाता है विद हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स। जैसे कि ज़मीन से क्या लिया? वाटर लेता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाता है, जो कि ग्लूकोज बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन
फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप बनेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑटोट्रॉप्स का। जैसे कि आपको पता है जो जितना भी ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या, ऑल प्लांट लगभग लगभग फोटोसिंथेसिस करता है। एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, अपना भोजन खुद ही बनाता है वो। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो भी कार्बन की रिक्वायरमेंट है या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है प्लांट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, वो अपना भोजन खुद ही बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लीफ है, लीफ में क्या रहता है आपका एस्टोमाटा, एस्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से वाटर जा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब किया, एंड सनलाइट यहाँ से आ ही रहा है। ये तीनों रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होगी, ये क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाएगा, ये अपना फूड बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में देखिए क्या होता है, ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन क्यों होता है, कोई प्लांट ग्रीन क्यों होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण प्लांट ग्रीन होता है। अब दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से। अब ये गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक, वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ही तो हेल्प करेगा ना लाइट को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, लाइट एब्जॉर्ब होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा किसके, क्लोरोफिल जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करवाएगा। एंड जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन्स भी है रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में। एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कौन एब्जॉर्व करवाएगा, ये क्लोरोफिल। एंड ये यहाँ पे ग्लूकोज बनाया जो कि प्लांट का फूड मटेरियल है। ठीक है, प्लांट का अपना भोजन है। ठीक, एंड 6 मॉलिक्यूल्स ये देखिए ऑक्सीजन का भी ये रिलीज करेगा, ये जो ना बाई प्रोडक्ट है। एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी यहाँ पे बनता है। ये हो गया आपका। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये पूछ रहा है, ये देखिए द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, कौन कौन सा इवेंट जो है ना वो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं पता ही है आपको, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ये एब्जॉर्ब करवाएगा लाइट। लाइट एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होता है, अब लाइट एनर्जी जो है ना फोटोन बोलती है इसको, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में अब चेंज होगा। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे होता है H2O2 में। ठीक है, और H2 जो है ना CO2 के साथ में मिल करके, देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। देखिए यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये H2 के साथ मिल करके ये बनाएगा यहाँ पे C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएगा यहाँ पे। तो 3 प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किसके हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से एब्जॉर्ब किया। देन इसने क्या किया, कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। एंड यहाँ पे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है ना रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखना है यहाँ पे H2 या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, याद रखिएगा रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, वह यहाँ पर भी वही कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से ये स्टोमाटा के थ्रू क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज होगा, एंड ऑक्सीजन भी यहीं से निकलेगा। गैसेस एक्सचेंज मतलब लेना लेना भी। ठीक है, और ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, वाटर यहाँ से लेगा एंड ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में बाहर निकालेगा। अब इन द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, ये देखिए इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। आपको पता ही है लाइट एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में, और ये क्या बनाएगा, ATP एनर्जी बनाएगा अपने सेल में, जो अगर ATP की जरूरत होगी तो बनाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू एस्टोमाटा, गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, एस्टोमाटा।
ये देखिए ये दोनों गार्ड सेल है, जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो गार्ड सेल स्वेल होता है, स्वेल होगा तो ये स्टोमाटा ओपन हो जाता है, ये है स्टोमाटा ओपनिंग अपन, ठीक है, स्टोमाटा पोर, इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है, राइट, याद रखना है। अब देखिए जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखिए फ्लोएम से फल याद रखिए, फल से फूड याद रखिए, ठीक है, तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड ये चीज़ जो ना ओसवाल में गलत दे के रखा है, तो किसी भी बुक पे आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसने देकर उल्टा दे करके रखा है, उनने बोला है कि जाइलम जो है ना फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि गलत है। ओसवाल से जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो इसको सही कर लीजिएगा ना। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड होता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो या तो प्लांट पे डिपेंड हो या फिर खुद अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, ये दूसरे पे डिपेंड रहेगा। द ऑर्गेन ये देखिए द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, एंड आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स पे जो डिपेंड होता है फॉर देयर ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहेगा, ठीक। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल, आपको तो पता है फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ग्लैंड। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग प्रकार का ऑर्गन होते हैं एंड बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं अपन को। आगे देखते हैं क्या होता है, एक तो ये पहले देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले बक्कल कैविटी, जो आपका माउथ हो गया वो, ठीक, उसके बाद ये बक्कल कैविटी ओसोफेगस में खुलता है, ओसोफेगस के बाद स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, देन लास्ट में एनस हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं भाई साहब, क्योंकि इसका डायमीटर जो है ना, डायमीटर ये कम होता है, ठीक है, डायमीटर कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसका लेंथ ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, लेंथ ज़्यादा होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने है, ठीक। अब देखिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ये देखिए आपका बक्कल कैविटी हो गया माउथ में, इसमें सब आ जाएगा, टंग आ गया, टीथ हो गया, उसके बाद ये देखिए माउथ कहाँ पे जा रहा है, ये खुल रहा है ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टोमक में ओपन हो रहा है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट लास्ट में एनस है। देखिए फूड यहाँ से अपन खाए, फिर ये मास्टिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ, दोनों की हेल्प करके फूड यहाँ पे बोलस के फॉर्म में बना लेते हैं। जब आप निकलते हैं ना उस समय जो गोला बनता है उसको बोलस बोलते हैं, ठीक। अब बोलस वो इसोफेगस के थ्रू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है, स्फिंक्टर मतलब आप याद रखिए सिंपल सा कि वाल्व प्रेजेंट रहता है जो कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे एक वाल्व रहता है जिसको बोलते हैं अपन कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, बस याद रखें, अभी ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको आगे काम देगा, कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन ये आपका स्टोमक में आएगा। अब फंक्शंस डिफरेंट पार्ट का अगले पेज पे देखेंगे अपन। स्टोमक आ गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है यहाँ पर भी एक वाल्व लगा रहता है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। याद रख, अगर याद रहे तो याद रखिए नाम, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, इसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वैसे प्रेजेंट है तो आपका। ये देखिए लीवर है, ये बाइल बनाएगा एंड बाइल बनाएगा लीवर, लेकिन स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, यहाँ से एक नली निकलती है, उसके बाद यहाँ पे पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस निकलती है, ये दोनों साथ में मिल जाती है एक नली और ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड जहाँ पे दोनों नली मिल करके ओपन होता है यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहते हैं रिलीज को रोकने के लिए, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तीन स्फिंक्टर याद रखिए, आगे काम देगा आपको, याद रखने की जरूरत है, राइट। ये डायफ्राम आपको पता ही है, गोल ब्लैडर में क्या बाइल स्टोर होगा, ये बाइल डक्ट है, बाइल यहाँ से निकलेगा आपका बाइल डक्ट है, ठीक। अब ये ओसवाल का टेबल है, अच्छा टेबल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डिफरेंट पार्ट का क्या क्या काम है वो सब देखिए, माउथ से, माउथ में क्या किया, सबसे पहले आपने इनटेक ऑफ होल फूड, सबसे पहले पूरा फूड लिया, इनटेक किया,
देन टीथ क्या करेगा, उसको चबाएगा, ग्राइंडिंग करेगा, तोड़ फाड़ देगा, ठीक है। उसके बाद टंग, वो भी हेल्प करेगा रोलिंग में, टेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड जब आप स्वेल कर देना, स्वेल में भी वो हेल्प करता है, ठीक। टंग देखिए, एक तो सलाइवा का भी सेक्रेशन होता है एंड म्यूकस का भी सेक्रेशन होता है। सलाइवा क्या करता है, सेलेवरी एमाइलेज, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज जो क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेवरी एमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। याद रखिएगा डाइजेशन जो है ना मौत से ही स्टार्ट हो जाता है। कहीं पर क्वेश्चन आएगा कि डाइजेशन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो मौत से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों, मौत में सेलेवरी एमाइलेज है, सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक। उसके बाद आता है अपना एसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ। ये देखिए एसोफेगस क्या था, ये नली जो था जो माउथ से निकल करके कहाँ स्टोमक में आ रहा था, स्टोमक में आ रहा था, ठीक है। तो ये कहाँ से, स्टोमक से लिया एंड ये कहाँ तक, ये टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ एंड कहाँ पहुँचाया, स्टोमक में, बाय पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होता है, अब ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट मान के देखिए, ये जीआईटी का नाली है, तो क्या होगा इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर गया एंड नीचे से ये रिलैक्स हुआ। ये क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ फूड था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फूड नीचे आ जाता है, नीचे आते जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह के कंट्रक्शन को पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता है। एक बात याद रखिए, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को चर्निंग मूवमेंट भी बोलते हैं, आगे काम देगा, याद रखिए, ठीक। अब देखिए स्टोमक में क्या सब होगा। सबसे पहले तो स्टोमक में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ये याद रखने की बात है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आएगा, पहला तो पेप्सिन आता है, पेप्सिन जो है ना ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। एंड इस पेप्सिन को एक्ट करने के लिए इसको चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट। ये पेप्सिन जो है ना, ये आपका पेप्सिन ये एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, इसलिए देखिए ये HCl जो है ना ये प्रोवाइड करेगा एसिडिक इन्वायरमेंट। एंड HCl का और एक काम है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान चलिए फूड के साथ में अंदर आ गया तो इसको भी ये तेल लगा देता है, मतलब मार देगा उसको, ठीक। एंड HCl देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही खतरनाक एसिड है, वो आपके इंटरनल वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस में ये होता है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, ये डैमेज होने से, इस वॉल को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो आपका देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेक्रेशन गैस्ट्रिक जूस का लाया, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा नॉर्मली। HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा याद रखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान चलिए आपने बाहर से लिया, अंदर आ गया मान चलिए किसी वजह से, तो HCl उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड म्यूकस एलिमेंट्री कैनाल को बचाता है HCl के अगेंस्ट में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सब होगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन भी एंजाइम रिलीज करवाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये उसका जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। एंड प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड, याद रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली प्रेजेंट होते हैं, याद रखना विल्ली, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एंड इस विल्लाई में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। एंड वहीं से जो भी फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। एंड वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा एंड वो फूड कहाँ पहुँचेगा, न्यूट्रिशन कहाँ तक पहुँचेगा, हर एक सेल तक पहुँचेगा जहाँ पे एनर्जी बनना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे बनता है वहाँ पे, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक। तो विल्लाई क्या करता है, ये विल्ली फिंगर लैग प्रोजेक्शंस होता है, इसको विल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, ठीक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखे थे अपन क्या आ रहा था वहाँ से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बताए थे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये देखिए लीवर का सेक्रेशन भी यहाँ पे आएगा, बाइल भी आएगा, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा, जो बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स होगा ना, फैट ग्लोब्यूल्स,
लॉन्ग लॉन्ग फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करेगा, ये इमल्सीफाई करेगा, ब्रेक करेगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। उसके बाद इस पे एक्ट होगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका काम है एक तो पहले इमल्सीफाई करना एंड दूसरा ये एक तो लीवर का बाइल रिसीव किया था एंड दूसरा पेनक्रियाज का भी पेनक्रिएटिक एंजाइम इसने रिसीव किया था। तो पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या था, क्या क्या होता है, एक तो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, पी से याद रखिएगा प्रोटीन, ये भी प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। एंड फाइनली ये पेप्टोन जो है ना अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। लाइपेज का काम है लिपिड, लिपिड मतलब फैट, फैट को काहे में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, वहाँ पे ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपको पता है डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी होती है। आगे जा कर के आप पढ़िएगा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे या एमबीबीएस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको आप ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये पेनक्रियाज जो है ना, ये दोनों प्रकार का ग्लैंड है पेनक्रियाज, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एंड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन फंक्शंस भी करता है एंड एंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है। एक्सोक्राइन में तो आप देख ही लिए यहाँ पे ये पेनक्रियाटिक जूस वगैरह रिलीज किया है। एंडोक्राइन में ये पेनक्रियाज का और भी काम है आपका इंसुलिन वगैरह का रिलीज करवाना, इंसुलिन जो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड में होता है उसको मेंटेन करता है, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये एंडोक्राइन फंक्शंस है पेनक्रियाज का। एक्सोक्राइन में तो आप देख लिए एक्सक्रेशन वगैरह का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अभी देखें ना अपन पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट से। उसके बाद द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग, जो स्टोमक का जो मस्कुलर वॉल होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वो हेल्प करता है जूस के साथ में मिक्स होगा एंड आराम से तोड़ेगा, जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहेगा उसको। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, अपन देख ही लिए थे कार। ये स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको एक बार में ही पूरा को पूरा नहीं जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, वहाँ पे डाइजेशन होकर के फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि विलाई प्रेजेंट है, विलाई का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कैपलरीज वगैरह भी प्रेजेंट है। कैपलरीज में ब्लड है, ब्लड क्या करेगा, वो जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ रहेगा उसको एब्जॉर्ब करके एंड फिर वो हार्ट तक ले जाएगा, हार्ट पूरे बॉडी में उसको ट्रांसफर कर देगा, फिर एनर्जी बनेगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस में होगा, बॉडी मेंटेनेंस में। ठीक, यहाँ पे देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन का साइट बताइए, ये आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन, प्रोटीन का, फैट का, ये सब का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज। आपको तो पता है लीवर एंड पेनक्रियाज का जो भी सिक्रेशन उसको ये रिसीव करता है, और वहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट था, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जितना बार रिपीट करिएगा ना वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो विलाई अपन बात कर रहे हैं ना वही बता रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट में याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्शन कॉल विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाता है विलाई आपका। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। अब एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि रिचली मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। विच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड, ये जो भी एब्जॉर्ब फूड रहेगा ना वो लेता है एंड ये पहुंचाता है एवरी सेल ऑफ द बॉडी। एंड वहाँ पे सेल पे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन पहुंचा उसका एनर्जी में कन्वर्जन होगा। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज एंड सेल एंड रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। ठीक, अभी भाई साहब अमीबा है, सिंगल है, ये भी हेटेरोट्रॉप का ही एग्जांपल है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो भी सरफेस है ना सरफेस के थ्रू ही अपना पूरा काम करता है। ये देखिए ये फूड पार्टिकल्स है, अब ये क्या करेगा, फिंगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर करेगा
एंड ये यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बनाएगा, ये देखिए फूड वैक्यूल्स बनेगा, यानी फूड वैक्यूल्स में जो भी मैक्रोमोलेक्यूल्स रहेगा उसको तोड़ेगा, फिर जो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने साइटोप्लाज्म में, बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो फिर से बाहर कर देगा। याद रखिए, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये अपना पूरा काम करवाता है। कौन सा? सिंपल डिफ्यूजन। अब ये डेंटल कैरीज दांत के बारे में है, दांत का ध्यान रखिए। ये देखिए डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग ऑफ द इनेमल। याद रखिएगा, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये दांत का ऊपर वाला भाग है ना, व्हाइट वाला, वो है हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट है अपने बॉडी का, याद रखिएगा। अब इनेमल में देखिए, खाना खाए आप, दांत साफ नहीं किए तो बैक्टीरिया क्या करते हैं वहाँ पे, एक एसिड बना लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा एसिड होता है जिसके कारण अपना दांत जो है ना पीला पड़ जाता है, एंड उसी को बोलते हैं अपन प्लेग। ठीक है, प्लेग बन जाता है वहाँ से, जो बैक्टीरिया क्या करता है वहाँ पे एसिड बनाता है जिसके कारण प्लेग बन जाता है। अगर सलाइवा पहुँच पाता ऊपरी सतह तक तो नहीं करता, लेकिन सलाइवा नहीं पहुँच पाता है ना, इसलिए अगर सलाइवा नहीं पहुँचा रात में सोए तो वो क्या करता है, प्लेग टाइप का बना देता है, जो कि फाइनली क्या करता है, दांत हिलने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको डिके होने लगता है। ब्रशिंग ऑफ टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूवल द प्लेग, ब्रश अप करेंगे तो रिमूव हो सकता है प्लेग। ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस चैप्टर का जो भी एमसीक्यूज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड आप लोग अगर इस पूरी सीरीज को कंप्लीट देखते हैं, 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा मई तक, आपका एग्ज़ाम मई में है, तो यकीन मानिए 95+ आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में आगे बात करेंगे अपन। ठीक है।